हेलो, दिस इज़ आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वही चैप्टर को जहाँ पर हम रुके थे, ब्रिंगिंग अप करी पार्ट 2 और पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चले शुरू करें। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. मैं पानी के किनारे के पास गया और मैं देखा कि एक ब्लैक कलर की चीज़ पानी के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है बचने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मैं का मतलब खुद राइटर ही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर वो चीज़ ऊपर उठा और वो मेरे हाथी का सूंड था। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई थॉट ही वॉज आई वॉज helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि वो हेल्पलेस थे, वो करी को पानी से नहीं बचा सकते थे क्योंकि करी का वजन 400 पाउंड था और वो राइटर से भी ज़्यादा बड़ा था। बट आई शॉ हिज बैक राइज above the water and the moment he caught my eye he began to trumpet and struggle up to the shore. लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर उठते देखा और जैसे ही वो मुझे देखा वो चिल्लाने लगा और किनारे तक आने के लिए कोशिश करने भी लगा। Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy laying flat on the bottom of the river. वैसे चिल्लाते हुए वो मेरे पास आया और मुझे पानी में धकेल दिया और जैसे ही मैं नदी में गिरा मैंने देखा कि एक लड़का नदी के अंदर लेटा पड़ा था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. उसने पूरी तरह से नीचे तक नहीं गया था लेकिन कुछ हद तक तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath, and there Kari was standing, his feet planted in the sandbank, and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. मैं अपनी सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आया और वहाँ करी रेत के ऊपर खड़ा था और उसका सूंड एक हाथ की तरह मेरा प्रतीक्षा कर रहा था वहाँ पर। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. मैंने फिर से डुबकी लगाई और डूबते हुए लड़के की शरीर को पानी के ऊपर फिर से खींच लिया। But not being a good swimmer, I couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down. एक अच्छा स्विमर नहीं होने के कारण मैं किनारे तक तैर नहीं सकता था और जो पानी का धारा था वो बहुत धीमा था और वो मुझे पहले से ही नीचे तक खींच लिया था। Seeing us drifting by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk. धीमी धारा में बहते हुए देखकर करी, जो आमतौर पर धीमा और कठिन था, वो अचानक बाज की तरह छलांग लगाया और नदी के अंदर कूद गया। And came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. छलांग लगाने के बाद वो आधा पानी तक आ गया था और जहाँ मैंने उससे अपनी सूंड को फिर से फैलाते हुए देखा। I raised up my hand to catch it and it slipped. मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ उठाया लेकिन हाथ फिसल गया और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। I found myself going under the water again,
मैंने फिर से खुद को पानी के नीचे जाते हुए महसूस किया, बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। लेकिन इस बार मैंने जाना कि पानी बहुत गहरा नहीं था। सो आई शैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल माई फीट अंडर मी। इसलिए मैं नदी के नीचे गया और अपने पैरों को मैं नीचे जोड़ लिया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। और फिर अचानक नदी के तल पर लात मारा और तीर की तरह ऊपर की ओर उठा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड। इतने मेहनत करने के साथ साथ मैं उस डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से पकड़ रखा था। एज माई बॉडी रोज एबव द वाटर आई फेल्ट ए लैशो अराउंड माई नेक। जैसे ही मेरा शरीर पानी से ऊपर उठा, मैंने अपने गले में एक लैशो को महसूस किया। दिस फ्राइटन मी। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वैलो मी। उस वक्त मैं डर गया था और मुझे लगा कि कोई पानी का जीव मुझे निगल जाएगा। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। और मैंने करी को चीखते हुए सुना और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे गर्दन में कोई वाटर एनिमल नहीं था, बल्कि करी का सूंड था। ही पुल्ड अस बोथ ashore। उसने हम दोनों को किनारे खींच लिया। करी वॉज लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। He had to be trained to be good, and if you didn't tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever। उसे अच्छा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, और अगर आपने उससे शरारत होने पर नहीं बताया तो वो पहले से भी ज़्यादा शरारत करने वाला था। फॉर इंस्टेंस, someday somebody gave him some bananas to eat। Very soon he developed a great love for ripe bananas। उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने उसे खाने के लिए कुछ पके केले दिए। बहुत जल्द ही उसे पके केलों से बहुत लगाव हो गया। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room। हम डाइनिंग रूम में एक खिड़की के पास एक टेबल के ऊपर एक बड़ी प्लेट में कुछ फल रखते थे। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house। एक दिन उस टेबल के सारे फल गायब हो गए और मेरे परिवार ने सारे नौकरों पर घर के सारे फल खाने का आरोप लगाया। A few days later the fruit disappeared again। This time the blame was put on me and I knew I had not done it। कुछ दिनों बाद उस टेबल से फल फिर से गायब हो गया और इस बार दोष मुझ पर लगाया गया, और मुझे पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruits। इस बात ने मुझे अपने माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा दिलाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो ही सब फलों को कहीं ले गए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion। अगली बार जब फल गायब हुआ तो मुझे करी के मंडप में एक केला बिखरा हुआ मिला। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, for I had never seen fruit there, and as you know he had always lived on twigs। ये देखकर मैं बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ कभी भी फल नहीं देखा था, और जैसे कि आपको पता है कि करी हमेशा ट्विग्स ही खाता है। यहीं तक है आज के लिए। ये सब फ्रूट्स कौन चुराता है ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।